हेलो मास्टर ड्रीमर्स। आज तारीख है 12 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून ऑफ द डे देख लेते हैं। इस कार्टून ऑफ द डे में बात क्या की जाती है, यह है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनका वेट हल्का है और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका वेट ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि उनके पास क्या है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से उनको प्रॉपर फ्लाइट से उनको प्रॉपर सेफ्टी के साथ वापस लाया जा रहा है। जबकि अगर माइग्रेंट वर्कर को देखें तो पैदल ही जा रहे हैं, कहीं पर ट्रेन है कहीं पर ट्रेन नहीं है। तो लाइट उसी के ऊपर वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसी के बारे में ये पूरा कार्टून है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए है आज, इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर। यहाँ पर बात की जाती है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने के ड्राफ्टिंग के समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या सोचा था लेबर फोर्स के बारे में और फ्रीडम के बारे में क्या सोचा था, ये पूरा आर्टिकल उसी के बारे में है। यहाँ पर बात क्या की जाती है, यहाँ पर बताते हैं कि जब ड्राफ्टिंग हो रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उस वक्त ये बात हुआ था कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम में जो लेबर लॉज हैं तो उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। एक लेबर को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, ज़्यादा वेज मिलेगा और ज़्यादा उसके पास चॉइसेस होंगी। बट सिनारियो उसका हमें उल्टा ही देखने को मिलता है। गवर्नमेंट जब इंडिपेंडेंस के पश्चात, इंडिपेंडेंस के बाद होता क्या है कि हमने जो कॉलोनियल पीरियड में कराची डिक्लेरेशन में 1931 में जो राइट्स हमने अचीव किया था, बट उससे भी कम राइट हमें मिलता है इंडिपेंडेंस के पश्चात। फिर अडर क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें कि कब पर्सन को हम ये मानेंगे कि वो इसमें फोर्स लेबर कर रहा है और वो फ्रीडम में काम कर रहा है, ये हम उसे तब समझ सकते हैं जब उसके पास चॉइसेस बहुत ढेर सारी हों, राइट। लेकिन अगर किसी पर्सन के सामने मीन अगर मजबूर करना हो उसे, तो दो तरीके से मजबूर किया जा सकता है। पहला तरीका ये होगा कि आप उसके गले पर चाकू रख दो या बंदूक रख दो। अगर आप गन रख देते हो या चाकू रख देते हो तो उससे भी वो थ्रेट होगा, उसके लाइफ के में वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसकी वजह से वो आपकी बात मान लेगा। और एक दूसरी सिचुएशन वो क्रिएट होती है जब आप किसी के पास कोई ऑप्शन ही ना छोड़ो। अगर कोई लेबर है तो उसके पास नौकरी करने के लिए अगर ऑप्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयर जो बोलेगा उसे वही करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था तो उस वक्त ये आर्टिकल 23 को डिज़ाइन करने के पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य तो ये था कि एक लेबर के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी चॉइसेस होंगी और उसे प्रॉपर वेज मिलेगा और वर्किंग कंडीशन उसे अच्छी मिलेगी। यही ड्राफ्टिंग का कंडीशन था। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है, अभी उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, अभी उन सारी चीज़ों को वैल्यू नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर इसके जुडिशल इंस्टांसेस की बात की जाए, ठीक, तो 1983 में एक जुडिशल जजमेंट भी आया हुआ था जिसे बोला जाता है पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बात क्या की गई थी कि जो भी लेबर बाहर से या माइग्रेंट होकर के अगर काम करने के लिए आते हैं तो आप उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन भी दोगे और मिनिमम वेज को डिफाइन किया गया था। मीन कि आप किसी भी माइग्रेंट वर्कर से उसे आप मजबूर करके एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करवा लो और फिर आप इसे मिनिमम वेज से भी कम के वेज में अगर आप काम करवाओगे तो कह रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि जब कुछ घर बनवाने थे, जब एथेंस कुछ गेम्स होने थे तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत ढेर सारा होना था। तो उसमें हाई कोर्ट ने ये देखा कि हो क्या रहा है कि लेबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और उन्हें मिनिमम वेज से भी कम का पैसा दिया जाता है और उन्हें ज़्यादा घंटों तक काम करवाया जाता है। तो पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में 1983 का केस है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो हो गया कि भाई जुडिशियल स्टैंड इसका क्या है। लेकिन अगर इंडियन सिनेरियो में अगर हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे तो इंडियन सिनेरियो तो और भी ज़्यादा वर्सन कंडीशन में है। अब इंडियन सिनेरियो में क्या होता है कि यहाँ पर तो प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं होता कि कितने लोग प्रॉपर फॉर्मल लेबर फोर्स में हैं और कितने लोग नॉन फॉर्मल लेबर फोर्स में हैं, कितने लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इसके बारे में कोई व्यू नहीं है, इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स होने चाहिए थे गवर्नमेंट के पास, लेकिन इंडियन सिनेरियो में ऐसा कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास है नहीं। तो यहाँ पर लेबर फोर्स हमारे पास जो लॉस हैं भी हम उसे भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और अभी राइट हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी लेबर लॉज हैं हम उसे वायलेट कर रहे हैं, हम उसे पूरी तरह से रिमूव करने का प्लान बना रहे हैं। तो कह रहे ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के अगेंस्ट में काम करना हुआ, कह रहे ये सही तरीका नहीं हुआ।
फिर हमारे पास जो सेकेंड आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो भी माइग्रेंट वर्कर और लेबर लॉज के रिगार्डिंग है। लेकिन यहाँ पर बात क्या किया जाता है, बात करते हैं कि आदिवासीज़ 12 आदिवासी मर जाते हैं छत्तीसगढ़ से कुछ दूरी पर। फिर कहते हैं कि वो वायरस से नहीं मरे हैं, वो लॉकडाउन से मरे हैं, और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करते समय हमने उन्हें सिटीजन माना ही नहीं, क्योंकि हमने हर किसी के लिए तो प्रॉपर पर्क्स अनाउंस किए, हर किसी के लिए तो हमने प्रॉपर सेफ्टी के लिए अनाउंस किया, लेकिन वो पर्सन जो अपने फार्मर प्रोड्यूस को शहरों में जाकर के बेचते थे, वो लॉकडाउन से तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि आपका कोई भी चैन, आपका कोई भी कम्युनिकेशन उनके साथ, आदिवासियों के साथ तो होता नहीं है। वो बेसिकली फार्मर, वो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पर ही जिंदा रहते हैं, और आपने उन्हें कोई फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करवाई नहीं। और इवन जो आदिवासी हिल एरिया में रहते हैं उनके साथ तो और बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ पर तो सरकारी मशीनरी का एक्सेस भी नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केसेस में कि जब उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी रहने के लिए नहीं है, तो करीब बात करते हैं कि 239 आदिवासी मर जाते हैं केवल भूख से। करें इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को लेनी ही चाहिए। फिर कहते क्या है कि अब लॉकडाउन को हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। कह रहे हैं अगर हमें लॉकडाउन को करना भी चाहिए था, तो हमें हर सोसाइटी के हर वर्ग को देखना चाहिए था। लेकिन अभी देखने से तो आदिवासियों के मरने को अगर देखा जाए तो इससे तो ये प्रतीत होता है कि हमने उनको तो सिटीजन माना ही नहीं है। और चूंकि लॉकडाउन ऑलरेडी है, लागू है, तो इसकी वजह से कोई अगेंस्ट, कोई अपोज नहीं कर सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन राइडर कहते हैं कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने लॉकडाउन को रिमूव किया तो उसके बाद जिनके राइट्स का वायलेशन हुआ है वो तो आंदोलन करेंगे ही, वो तो आपका विरोध करेंगे, और वो ज़्यादा दिन तक चुप नहीं बैठने वाले हैं। कह रहे हैं आपको उन्हें सिटीजन समझना चाहिए था, आपको उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कह रहे उस पर आपको काम करना चाहिए था। क्योंकि हिल एरियाज़ में तो पहली बात तो वीक में एक बार या महीने में एक बार वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लॉकडाउन में तो वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके पास सीधा सीधा एक्सक्यूजेस हैं कि वो सप्लाई नहीं कर सकते, उनके पास पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं है, उनके पास सेफ्टी के मेजर्स नहीं है, इसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे। कह रहे उसके लिए तो आपको सोचना चाहिए था। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो कंसेंसस नॉट कन्फ्यूज़न की बात करते हैं। बात क्या करते हैं कि स्टेट और सेंट्रल में अगर कोई पर्सन है वो पटरियों पर चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये बात उसी पर करते हैं। कहते हैं कि आप सेंटर और स्टेट, कह रहे दोनों को फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए था, दोनों को डिस्कस करना चाहिए। और ये स्टेट की लायबिलिटी है कि उनके सिटीजन ऐसी जगह पर रह जाए जहाँ पर सेंटर ने उन्हें मना कर रखा है। और कहते क्या है कि एसी वाले बसेस या एसी वाले ट्रेन चलवा करके उनके हायर किराया बढ़ा करके, क्योंकि वो जो श्रमिक हैं, कह रहे हैं उनको तो श्रमिक ट्रेन ही चाहिए। लेकिन अगर अब अभी रिसेंट के अनाउंसमेंट की बात करें तो हुआ क्या है कि एसी कोचेस को चलाने की व्यवस्था की गई है, एसी बसेस को चलाने की व्यवस्था की गई है जो उन लेबर क्लास के रेंज के बाहर है। तो आपको उनके लिए भी सोचना चाहिए था। और कुछ स्टेट की ये क्या है कि वो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट वो ट्रांजेक्शन करना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि उनके जो सिटीजन बाहर रह रहे हैं वो वापस वो उनके स्टेट में आए, तो वो ऐसा नहीं चाहते, तो इसकी वजह से वो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। इसमें कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो कर्नाटका, केरल और ये पश्चिम बंगाल है, तो ये नहीं चाहते कि जो श्रमिक ट्रेन है वो इनके स्टेट में आए और वो लोग वापस से उनकी घर वापसी हो, जब तक कि ये प्रॉपर तरीके से ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं हो जाता। बट केरला ने किया क्या, केरला ने एक सजेशन दिया हुआ है कि जो भी अगर कोई बाहर से आता है तो उसे 14 डेज़ का खुद को क्वारंटाइन करके रखना है, उसमें गवर्नमेंट उनको फोर्सली नहीं करवाएगी। ठीक, चूँकि केरला में लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो वहाँ पर चांसेस ये है कि उनके इस गाइडलाइन को या उनके सजेशन को फॉलो कर भी लिया जाए। लेकिन अगर अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, ये कन्वेल्सेंट प्लाज्मा टेक्निक की बात करते हैं। कहते हैं क्या है कि अभी भी आईसीएमआर को ये परमिशन नहीं मिली है कि इस टेक्निक से लोगों का इलाज कर सके। केवल ये रिसर्च के लिए, केवल इसी पर्पज़ से इसका टेस्टिंग करने के लिए और इसके स्टोरेज की और इसके एक्सपेरिमेंट की परमिशन दी गई है, क्योंकि अभी तक ये फुल प्रूफ नहीं हुआ है कि अगर किसी का ट्रीटमेंट इस टेक्निक से किया जाएगा, प्लाज्मा थेरेपी से अगर किसी का ट्रीटमेंट किया जाता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाए और उसके बाद उसे कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है।
फिर आगे बात क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई कोरोना वायरस से पूरी तरह से रिकवर हो गया, जो कि इंडिया में नंबर ऑफ केसेस मोर देन 20,000 है, तो मोर देन 20,000 केसेस के रिकवर होने के बाद भी हमें उनके व्यू की, हमें उनके ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उनके अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे तब तक हम उनके प्लाज्मा को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हमें एक और बात ध्यान देनी होगी कि एंटीबॉडी अगर कोई पर्सन किसी बीमारी से उठता है तो एटलीस्ट उसे 28 डेज तो लगते हैं। तो इसलिए हम किसी रिकवर्ड पर्सन की बॉडी से अगर हम प्लाज्मा लेना चाहें तो एटलीस्ट मुझे 20 डे का गैप रहना ही चाहिए। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। ये बात करते हैं कि बाई कैमरलिज्म की बात कर रहे हैं। ये हमारे वेंकैया नायडू जी हैं। ये इस समय हमारे क्या हैं, आप लोग खुद ही जानते हो क्या है। तो द नीड ऑफ अ सेकेंड चैम्बर, ये बात करते हैं कि कहते क्या हैं कि हमारा जो सेकेंड चैम्बर है, मीन राज्यसभा जिस बात करते हैं अपर हाउस की, उसके इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। कहते क्या हैं कि 13 मई 1952 में ये पहली बार ये अपर हाउस इस्टेब्लिश होता है, ये अपना फंक्शन करना स्टार्ट करता है। फिर ये थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं, थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। कहते क्या है कि जब ड्राफ्टिंग हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस वक्त अपर हाउस का काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया था। बोला था कि हमें फटाफट लॉज बनाने की ज़रूरत है, और अपर हाउस करेगा क्या, उसमें एक अवरोध पैदा करेगा, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। लेकिन फिर वेंकैया नायडू जी क्या कहते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद के जो और भी इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने बोला था कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनके बीच में एक डिस्कशन का एक अच्छा माध्यम होगा, क्योंकि वैसे पर्सन जो काफ़ी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्ट होकर के लोअर हाउस में आ सकें। तो उनको अगर मेंबरशिप देनी है, अगर उनके साथ डिस्कशन करना है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म तो देना पड़ेगा। तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और ऐसा प्लेटफॉर्म वो करके फॉर्म करके हमने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। राइट, तो ये वाला भी आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था पूरा। फिर इसमें कुछ हिस्ट्री बताते हैं कि 1919 से कैसे स्टार्ट हुआ, फिर 1935 में कैसे हुआ, फिर इंडिपेंडेंस के पश्चात उसमें कौन कौन से रिफॉर्म आए, फिर उसमें डेटाबेस है कि कितनी कितनी सीटें थी, और उसके बाद से कितनी सीट हो गई हैं, और अभी इसका रोल एंड फंक्शन क्या है। जो रूलिंग पार्टी है तो उसका अभी इसमें बहुमत नहीं है, तो लोअर हाउस में अगर कोई बिल पारित हो भी जाता है तो राज्यसभा में उसे रोक दिया जाता है, या फिर वापस से डिस्कशन करने के लिए रखा जाता है। अपोजिशन पार्टी के लिए ये राज्यसभा एक अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ करती है, जो चीज़ों पर, जो बिल पर डिस्कशन कर पाती है। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। ये लीगलिटी की बात करते हैं कि ज़्यादातर स्टेट कर क्या रहे हैं कि लेबर लॉज को रिमूव कर रहे हैं। कह रहे हैं लेबर लॉज को रिमूव करने के मामले में अगर हम पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें, तो इन्होंने किया कि वर्किंग आवर को 8 to 9 आवर से बढ़ा करके 12 आवर कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर होगा उसमें बताते हैं कि जनरल वेज रेट से डबल वेज रेट दिया जाएगा। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात ने ऐसा बोला कि नहीं, जो जिस रेट पर आप काम कर रहे थे उसी रेट पर आप 12 घंटे भी काम करोगे। ठीक है, और यूपी की बात करें तो यूपी ने तो पूरी तरह से जितने भी लेबर लॉज हैं उनको 3 साल के लिए पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। ठीक है, लेकिन यूपी में कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं कि लाइक जैसे कि हो गया कि आप बॉन्डेड लेबर का वर्क नहीं करवा सकते हो, आपको टाइम पर वेज उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हो, आप महिलाओं से वर्किंग आवर में ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो। कह रहे कुछ एक्सेप्शन को दे करके जितने भी लेबर लॉज थे उसे यूपी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। फिर ये उसकी लीगलिटी पर सवाल पैदा करते हैं। कहते हैं कि अगर ये सारे स्टेट इन्होंने लेबर लॉज को पूरी तरह से रिमूव किया तो ये तो सेंट्रल का एक्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946 की अगर हम बात करें, कहते ये तो सेंट्रल का लॉ है, और सेंट्रल के लॉ को हम तभी अमेंड कर सकते हैं जब कोई इमरजेंसी हो। हालांकि पेंडेमिक को हम इमरजेंसी मान सकते हैं, लेकिन स्टिल हमें इसके लिए तो प्रेसिडेंट की अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस समय स्टेट कर क्या रहे हैं, वो तो अपनी मनमर्जी से ही इसमें बराबर रिफॉर्म लिए जा रहे हैं। तो इसमें हमें चाहिए क्या कि हमें सेंट्रल से कंसल्ट करना चाहिए, तभी तो फेडरलिज्म का, तभी तो डेमोक्रेसी का प्रॉपर वजूद का हमें फ्रूटफुल मिलेगा, हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ तो हमें तो इसका कोई एडवांटेज मिलने से रहा। ठीक है, और डिफरेंट स्टेट अगर काम करते हैं तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट में काम करते हैं, कह रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट में कोई काम होता है तो वो उनके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, सेंट्रल का, या जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं वहाँ का, या फिर जिस स्टेट से वो आए हैं वहाँ का।
ठीक, तो कह रहे इसके बीच में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमें अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना चाहिए और इसके लीगलिटी को भी हमें अप्रूव करना चाहिए, जो कि विदाउट प्रेसिडेंट के पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, बात करते हैं ईयू की फिजिकल स्टिमुलस की। यूरोपियन यूनियन जोन में हुआ क्या है कि रिसेशन के टाइम से के बाद से हुआ क्या कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी वीक हो गई है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को वहाँ पर प्रॉपर रन करवाने के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या है कि अपने ही बॉन्ड को, जो बॉन्ड उन्होंने पब्लिक को बेचा था, अब उसे वापस खरीद रही है। तो बॉन्ड खरीदने से होगा क्या कि पब्लिक के पास पैसा चला जाएगा और पब्लिक के पास परचेजिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी। जब पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो करेगा क्या कि अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदना शुरू करेगा। एक प्रकार से एक इकोनॉमी एक्टिविटी होगी, एक प्रकार से ट्रांजेक्शन होगा। जब ट्रांजेक्शन होगा और जब डिमांड होगा तभी तो इन्फ्लेशन डेवलप होगा। और एटलीस्ट जो यूरोपियन जो जोन है, हमारे यहाँ जैसे इन्फ्लेशन रेट 4%, 5%, 6% चलता है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 1% से नीचे का वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट है। मीन महंगाई दर बहुत कम है, चीज़ों के दाम बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। और यूरोजोन करना क्या चाहता है, यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है कि ये बहुत तेज़ी थोड़ा सा बढ़ें। अगर प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी तो इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं होगा, जीडीपी का ग्रोथ नहीं होगा। इसी का यूरोपियन यूनियन के इस स्टेज का, इस स्टेप का, डिसीजन का विरोध करता है जर्मनी। जर्मनी कहता है कि ये आप इस तरह से अगर आप इन्फ्लेशन को इम्प्रूव करते हो या इंक्रीज करते हो तो अदर स्टेट जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो हैं, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी इन्फ्लेशन का रेट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है, वहाँ पर ऑलरेडी डिमांड है, वहाँ पर ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी रन कर रही है। कह रहे वहाँ के लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा अगर वहाँ का इन्फ्लेशन हो जाता है तो फिर तो इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो आपका ये 2.5 ट्रिलियन के बॉन्ड को परचेज करने का प्लान है, करें बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के लिए जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं।